कहानी वार्ता सुन रहे हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का विक्रम की ओर से अभिनंदन। नमस्कार। आज हम इस कहानी का 8वां भाग सुनने जा रहे हैं। बहुत ही मजेदार मोड़ पर पहुंच गई ये कहानी। बाकी की बातें हमेशा की तरह कहानी के एंड में। शुरू करते हैं। वर्दी का नशा पार्ट 8। सुबह के 9:30 बजे थे। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े सादे कपड़ों में हेडक्वार्टर में मौजूद था। उसके चेहरे से झलक रहा था कि रात सोने को कम ही वक्त मिला। वो कमिश्नर देवी शंकर के ऑफिस में पहुंचा तो कमिश्नर को थके अंदाज में कुर्सी पर बैठे पाया। चेहरे पर गंभीरता टपक रही थी। कहो। वानखेड़े आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठा। मुझे क्यों बुलाया? तुम कब से देवराज चौहान के पीछे हो? देवराज चौहान को के मिलने वालों के बारे में तो जानते ही होगे। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? वानखेड़े, मैं इस मामले से परेशान हो गया हूं। ऊपर से बराबर दबाव पड़ रहा है कि देवराज चौहान और सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े को गिरफ्तार करके खजाना वापस ले आऊं। मैं इस मामले को जल्दी खत्म कर देना चाहता हूँ। तुम बताओ कि देवराज चौहान तक कैसे पहुंचा जा सकता? देवराज चौहान लोगों से ज्यादा दोस्ती नहीं करता, वानखेड़े ने कहा। तो अपने काम के मुताबिक लोगों को इकट्ठा करता है और काम के बाद उनसे अलग हो जाता है। और यह भी कोई जरूरी नहीं कि अगली बार उन्हीं लोगों को अपने काम में ले। वानखेड़े गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारा मतलब कि उसकी पहचान का कोई नहीं है? जो है सोहनलाल है। वो देवराज चौहान के ठिकाने ठिकाने के बारे में भी जानता। कौन सोहनलाल? कमिश्नर देवी शंकर की नजरें वानखेड़े के चेहरे पर टिकी। एक्सपर्ट तिजोरी तोड़, हर तरह का लॉकर वॉल्ट खोल लेता है। देवराज चौहान बेहद खास मौकों पर सोहनलाल का बराबर इस्तेमाल करता रहा है। सिर्फ सोहनलाल ही है जिसे देवराज चौहान अक्सर अपने काम में इस्तेमाल करता है। सोहनलाल से देवराज चौहान की दोस्ती है। वानखेड़े गंभीर था। और तुम जानते हो कि सोहनलाल कहाँ रहता है? देवी शंकर के होंठों से निकला। हाँ। तो उसे पकड़ो और मुंह खुलवाकर देवराज चौहान का ठिकाना। ये सब करके मैं वक्त खराब नहीं करना चाहता। क्या मतलब? देवी शंकर के माथे पर बल पड़े। देवराज चौहान के बारे में सोहनलाल का मुंह खुलवाना नामुमकिन बात है। वो मर जाएगा परंतु देवराज चौहान के बारे में कुछ नहीं बताएगा। ऐसी कोशिश करना वक्त की बर्बादी है। तुम एक आदमी का मुंह नहीं खुलवा सकते? मैं ही क्या, देवराज चौहान के बारे में कोई भी मुंह नहीं खुलवा सकता सोहनलाल का। अगर 1% भी चांस होता तो सोहनलाल का मुंह मैं खुलवा चुका होता। बेहतर होगा कि सोहनलाल को छोड़कर हम अपने काम पर ध्यान। इसी पल वालखेड़े का मोबाइल बजने लगा। बात अधूरी रह गई। हेलो। वानखेड़े ने बात की। सर, मैं इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा बोल रहा हूँ। नाड़ा की आवाज तेज आवाज नाड़ा की तेज आवाज वानखेड़े के कानों में पड़ी। हमें अभी अभी खजाना ले जाने वालों का कुछ सुराग मिला है। खंडाला रोड पर एक गांव पड़ता है। गांव में कबाड़ी की दुकान है। दुकान वाले ने कहा कि जिन डकैतों की तस्वीरें टीवी में दिखाई जा रही हैं, उनमें से एक उसके पास से गेहूं की 38 खाली बोरियां ले गया है। तब उसे उसने नहीं पहचाना। बाद में टीवी पर देखा तो। वेरी गुड नाड़ा। ये खबर हमारे काम की है। लगता है हम उन सब तक पहुंचने वाले हैं। वानखेड़े की आंखों में चमक आ गई। उस गांव में चलने की तैयारी करो। और वो वहां आसपास कहीं छिपे हो सकते हैं। यस सर। हम सब वहां इकट्ठे हो जाएंगे। तैयारी करके मुझे फोन करो। साथ में कितने पुलिस वाले लूं? 25-30 ले लेना। कहने के साथ ही वानखेड़े ने फोन बंद किया और देवी शंकर से बोला, हमें उनके बारे में खबर मिली है। खंडाला रोड पर एक गांव है। उनमें से एक कबाड़ी की दुकान से 38 खाली बोरियां ली गई हैं। कबाड़ी ने टीवी पर बाद में उसे पहचाना। खजाने को वो बोरियों में भरना चाहते हो कि यहाँ वहां ले जाने में उसे आसानी हो। मेरे ख्याल में वो लोग वहां 2-4 किलोमीटर के दायरे में ही छुपे होंगे। मैं वहां जा रहा हूं, अगर तुम चलना चाहो तो। मैं जरूर चलूंगा वानखेड़े। हमने उन्हें हर हाल में ढूंढना है। कमिश्नर देवी शंकर ने दृढ़ स्वर में कहा। अगला दृश्य। उस गांव में पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी, जहां से जगमोहन बोरियां लेकर गया था। गांव वालों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई थी। तस्वीरें दिखाकर उस कबाड़ी की दुकान वाले से पूछा गया तो उसने जगमोहन की तस्वीर पर उंगली रखकर कहा, ये था।
ये मेरे से कल दिन में 38 गेहूं की बोरियां खरीद कर ले गया था। मैंने ही वो बोरियां उठाकर कार में रखी थी। वो काली पैंट और हल्के रंग की लाइनों वाली कमीज पहने हुए था। तुमने तब उसे पहचाना नहीं? वानखेड़े ने उससे पूछा। नहीं, उसने इनकार में सिर हिलाया। हालांकि मैं टीवी पर खबरें देख सुन रहा था। खजाने की डकैती में मेरी दिलचस्पी है, परंतु तब मैं उसे पहचान नहीं पाया। कल दिन में वै, वैसे भी मैं कल दिन में वैसे भी मैं व्यस्त रहा था। रात को भी लेट ही घर पहुंचा। इधर मेरे खेत भी हैं। खेतों में भी काम करना पड़ता है। आज सुबह नाश्ता करते में समय मैं खबरें देख रहा था, तो टीवी पर दिखाई जा रही तस्वीरों को देखकर मैं चौंक गया कि उनमें से एक तो कल मेरे से बोरियां खरीद कर ले गया। मैंने उसी वक्त फोन करके पुलिस को ये खबर दे दी। वो कार में अकेला आया था? हाँ, अकेला था। कार का रंग क्या है? वो हल्के नीले रंग की सेंट्रो कार थी। 4-5 साल पुरानी रही होगी। यहाँ से वो किस तरफ गया है? उस तरफ गया था। वो रास्ता बाहर हाईवे से जुड़ता है। उसने क्या क्या बातें की तुमसे? कुछ खास नहीं। वो ज्यादा बोरियों की मांग कर रहा था, पर मेरे पास 38 ही थी। मैंने उसे कहा कि कल आकर ले जाना। 10-20 बोरियों का मैं और इंतजाम कर दूंगा। और क्या बोला? तुमसे कुछ बात की होगी कि वो किधर से आया है, किधर जाएगा, या? ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैंने 25 रुपए बोरी के हिसाब से 950 देने को कहे, तो वो 500 के 2 नोट दे गया। मेरे पास तो वो 20 मिनट ही ठहरा। बोरियां भीतर से निकाल कर गिनती करके उसकी कार में रखने में जितना वक्त लगा था, बस उतना ही, दुकानदार ने बताया। उसने कहा था कि वो कल फिर बोरियां लेने आएगा? वानखेड़े बोला। ऐसी कोई बात उसने कही तो नहीं कि वो आएगा। वानखेड़े वहां से हटा और देवी शंकर से बोला, वो लोग कहीं पास ही में टिके हैं। 2, 3 या 4 किलोमीटर के घेरे में वो कहीं भी हो सकते हैं। यहाँ से बोरियां ले जाने का यही मतलब निकलता है। तुम पुलिस वालों को 5-5 के ग्रुप में बांट कर उन्हें पूछताछ के लिए भेजो। स्थानीय पुलिस को भी बुला लो। पुलिस को उस बंद ट्रक के बारे में भी पूछताछ करनी है कि वो यहाँ दिखा तो नहीं 2-3 दिन पहले। हल्के नीले रंग की सेंट्रो कार के बारे में भी जानकारी हासिल करनी है और तस्वीरें दिखाकर पूछना कि इन लोगों को देखा तो नहीं यहाँ पर। वो यहीं कहीं है और हमने उन्हें हर हाल में ढूंढ निकालना है। इलाके की पुलिस से पूछो कि यहाँ पर छिपने के लिए कौन कौन सी बेहतर जगह हो सकती है, खास तौर पर से बड़ा ट्रक भी छिपाया जा सके जहाँ। हमें इस इलाके की घेराबंदी भी करनी पड़ेगी कि पुलिस को यहाँ देखकर वो भागने की कोशिश ना करें। वो नहीं भागेंगे, वानखेड़े ने होंठ भींच कर कहा। खजाना छोड़कर वो जाने वाले नहीं, और खजाने को जेबों में डालकर ले जा नहीं सकते। वो ट्रक में ही जाएगा और इन हालातों में वो ट्रक बाहर नहीं निकालेंगे। ये बात तो सही है, देवी शंकर ने गंभीरता से कहा। वो चूहेदानी की तरह इस इलाके में फंस चुके हैं, वानखेड़े ने विश्वास भरे स्वर में कहा। पुलिस ने तेजी से अपना काम दिखाया। 5-5 पुलिस वालों की 5 टुकड़ियां बना दी गई। छठी टुकड़ी वानखेड़े छठी टुकड़ी में वानखेड़े खुद था, जो कि हाईवे की तरफ से आ रहा था। कबाड़ी की दुकान वाले गांव में बाहरी लोग आकर नहीं ठहरे थे। कबाड़ी की दुकान वाले गांव में बाहरी लोग आकर नहीं ठहरे थे, खास तौर से किसी बड़े ट्रक के साथ। ऐसे में पुलिस वालों ने अपना ध्यान हाईवे के दोनों तरफ बनी दुकानों पर लगा दिया। इलाके के थाने का इंस्पेक्टर भी 10 पुलिस वालों के साथ वहां आ पहुंचा था। वो भी फुर्ती से काम करने लगा था कि बहुत बड़ी डकैती का मामला है। इंस्पेक्टर का नाम नरेंद्र ठाकरे था। तब तक टीवी न्यूज चैनल वाले और अखबार वाले भी वहां आ पहुंचे। उन्हें कमिश्नर देवी शंकर ने संभाल लिया। पूरे इलाके में पुलिस वाले तस्वीरें हाथ में लिए पूछताछ करते फिर रहे थे। अगला दृश्य। हाईवे के किनारे स्थित 2 दुकानों से पूछताछ करने के बाद वानखेड़े कुछ दूर दिखाई दे रही शराब की दुकान की तरफ बढ़ गया। दोपहर का 1 बज रहा था। सूरज सिर पर चढ़ गया था, धूप फेंक रहा था। शरीर पसीने से भर रहा था, परंतु वानखेड़े का पूरा ध्यान अपने काम पर था। वानखेड़े शराब की दुकान पर पहुंचा। तब तक कोई ग्राहक नहीं था। भीतर 2 आदमी मौजूद थे। वानखेड़े सादे कपड़ों में था, इसलिए उसे परिचय देना पड़ा। मैं इंस्पेक्टर वानखेड़े हूँ। वानखेड़े ने हाथ में थमी तस्वीरें उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। हम इन अपराधियों की तलाश कर रहे हैं जो कि इसी इलाके में कहीं छिपे हो सकते हैं। इन तस्वीरों को देखो। हो सकता है शराब लेने वो यहाँ आए हो। ध्यान से देखो, वो यहाँ आए हो सकते हैं। यहाँ जो पुलिस फैली है वो इसी सिलसिले में है, दुकान वाले ने तस्वीरें थामते हुए कहा। हाँ,
उसने सातों तस्वीरें देखी। दूसरे ने भी देखी, तब पहले वाला कह उठा, ओह, ये तो कल शाम ही मेरे से ब्लैक डॉग की 4 बोतलें लेकर गया है। कौन? वानखेड़े के होठों से निकला, ये वाला। उसने आगे कर दी एक तस्वीर। वानखेड़े ने देखा, वो अमलेश कमती की तस्वीर थी। ध्यान से देखो, यही था वो। मैं इसे अच्छी तरह पहचान रहा हूं साहब जी। वो तस्वीरों को काउंटर पर रखता तेज स्वर में बोला, ब्लैक डॉग की 4 बोतलें ये ले गया था। और भी लेना चाहता था, परंतु मेरे पास 4 ही थी। तो इसने कहा कि 2-3 दिन में और मंगवा लूं, वो ले जाएगा। ऐसे ग्राहक तो हमें याद रहते रहते हैं। वो किस तरफ से आया था या किधर गया था? वानखेड़े ने कहा, ये तो नहीं बता सकता। शाम को ग्राहक आते जाते रहते हैं। जब भी आया तभी दुकान पर 4-5 ग्राहक थे। इसने आते ही कहा कि बढ़िया शराब की 5-7 बोतलें दे दूं। ये अकेला था? दुकान में तो अकेला ही आया था, उसने कहा। ये कितने बजे की बात है? शाम को अंधेरा होने के बाद आया था। तस्वीरें थामे वानखेड़े दुकान से बाहर आ गया। तभी उसका मोबाइल बजा। बात की। दूसरी तरफ चेतन नाड़ा था। सर, इधर हाईवे पर आगे की तरफ एक दुकान वाले ने जगमोहन की तस्वीर देखकर कहा है कि यह आदमी कल दिन में 11 बजे उसके यहाँ से सैंडविच और बर्गर ले गया था। उसे जगमोहन का चेहरा इसलिए याद रहा कि इसने 1 दर्जन बर्गर और 20 सैंडविच एक साथ लिए थे। वानखेड़े के चेहरे पर मुस्कान नाच उठी। नाड़ा, वो लोग इसी इलाके में छुपे हुए हैं। अमलेश कमती को शराब की दुकान वाले ने पहचाना है। तुम कमिश्नर साहब के पास पहुंचो, मैं भी उनके पास जा रहा हूं। वहीं मिलते हैं। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर वानखेड़े जब कमिश्नर देवी शंकर के पास पहुंचा तो नाड़ा वहां मौजूद था। कुछ दूर टीवी न्यूज चैनल वाले मौजूद थे। देवी शंकर से अपने सवालों का जवाब ले चुके थे। वानखेड़े वहां पहुंचा तो उनके कैमरे फिर से चालू हो गए। देवी शंकर के पास पहुंचते पुलिस की 3 कारें देवी शंकर के पास ही पुलिस की 3 कारें खड़ी थी। नाड़ा, वानखेड़े ने कहा, तुम इलाके के इंस्पेक्टर को यहाँ ले आओ। देखो वो कहां पर है। सामने ही है, मैं अभी बुलाकर लाता हूँ, कहकर नाड़ा एक तरफ बढ़ गया। देवी, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा, इस बात की पूरी तस्दीक हो चुकी है कि वो लोग इसी इलाके में छुपे हुए हैं। शराब की दुकान वाले ने तस्वीर देखकर अमलेश कमती को पहचाना कि रात वो ब्लैक डॉग की 4 बोतलें लेकर गया था। नाड़ा को एक दुकानदार ने जगमोहन की तस्वीर देखकर बताया कि वो उससे काफी सारे बर्गर और सैंडविच ले गया था कल दिन में। वो अभी जहां टिके हैं, वहां अभी टिके रहने का इरादा है उनका। फिर तो इस इलाके पर तगड़ा पुलिस का घेरा डलवा देता हूँ। मैं अभी और फोर्स मंगवाता हूँ। ऐसा करना जरूरी हो गया है। लेकिन सवाल अब उन्हें ढूंढने का है। कैसे तलाशें उन्हें? यही शुरुआत करनी है, परंतु हम इस इलाके के बारे में ठीक से जानते नहीं है कि वो कहाँ छिप सकते हैं। इस इलाके का इंस्पेक्टर ही हमें बता सकता है कि यहाँ कोई ट्रक के साथ छिपे तो कहाँ छिपेगा। वो आ रहा है इंस्पेक्टर यहाँ का। वानखेड़े की निगाह घूमी। नाड़ा को एक इंस्पेक्टर के साथ इधर ही आते देखा। पास आकर इंस्पेक्टर नरेंद्र ठाकरे ने सल्यूट देकर कहा, इंस्पेक्टर नरेंद्र ठाकरे हाजिर है सर। अब तक क्या पता किया? मैंने पुलिस वालों को आसपास के गांव में भेजा है। कुछ ही देर में उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर वे लोग किसी गांव में छुपे होंगे तो अभी खबर मिल जाएगी। गांव में रहकर वो लोग छुपे नहीं रह सकते, नरेंद्र ठाकरे ने कहा। तुम्हें लगता है कि वो लोग बड़े ट्रक के साथ किसी गांव में छिपे हो सकते हैं? वानखेड़े ने पूछा। क्षणिक सोच के बाद नरेंद्र ठाकरे ने कहा, इस बात के कम चांस हैं कि वो किसी गांव में हो। लेकिन सर, देखना तो हर जगह पड़ेगा। जरूर देखो, वो कहीं भी हो सकते हैं। वैसे तुम्हारे ख्याल में इस इलाके में ट्रक के साथ छिपने की कौन सी जगह हो सकती है? ट्रक के साथ कहां पर वो लोग छिप सकते हैं? वानखेड़े के चेहरे पर गंभीरता नाच उठी। इंस्पेक्टर नरेंद्र ठाकरे ने चंद पलों की खामोशी के बाद कहा, फार्म हाउस सर। वो लोग फार्म हाउस पर छिप सकते हैं। फार्म हाउस? उधर सर। 1-1.5 किलोमीटर आगे सड़क से कच्चे रास्ते पर उतरकर आधा किलोमीटर आगे फार्म हाउस का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहां 60-70 फार्म हाउस हैं सर, जो कि काफी बड़े हैं। वो वहीं होंगे, कमिश्नर देवी शंकर बोला। पक्का वो वहीं होंगे। मेरा भी यही ख्याल है। ट्रक के साथ वो किसी फार्म हाउस पर होंगे, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। उनकी तलाश में हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी सर।
बात सिर्फ देवराज चांद या जगमोहन की होती तो मैं कर सकता था कि वो पुलिस पर गोलियां नहीं चलाने वा- तो मैं कह सकता था कि वो पुलिस पर गोलियां नहीं चलाने वाले। परंतु इस वक्त उनके साथ और लोग भी हैं। खाकी वर्दी देखते ही वो हम पर गोलियां चला सकते हैं, हमारा मुकाबला करने की कोशिश कर सकते हैं। फार्म हाउसों की तलाशी हमें प्लानिंग बनाकर करनी होगी। तुमने बताया कि 60-70 फार्म हाउस हैं उधर। वानखेड़े ने ठाकरे को देखा। यस सर, करीब इतने ही फार्म हाउस हैं, नरेंद्र ठाकरे बोला। आधे से ज्यादा तो बंदी मिलेंगे। अमीर लोगों के फार्म हाउस हैं, वो कभी कभी ही 2-4 दिन के लिए आते हैं। कुछ में चौकीदार भी रहता है। 8-10 ही ऐसे होंगे जिनमें परिवार रहते हैं। वो लोग जरूर किसी फार्म हाउस में होंगे। इतने बड़े ट्रक को आते किसी ने तो देखा होगा, नाडा बोला। रात को आया होगा, उसकी हेडलाइट बंद रही होगी, वानखेड़े ने कहा। ऐसे में हो सकता है ट्रक किसी की नजरों से बच गया हो या किसी ने देखा भी हो तो उसे पता ना हो कि बाहर क्या हो रहा है। जरूरी तो नहीं कि हर कोई टीवी पर खबरें देखता हो या अखबार पढ़ता हो या खबरों को बहुत ध्यान से सुनता समझता हो। तुम ठीक कह रहे हो वानखेड़े, देवी शंकर ने कहा। हमें फार्म हाउसों की तरफ चल देना चाहिए। वो सारा इलाका हम घेर लेंगे और 3-4 पुलिस के लोगों के ग्रुप बनाकर फार्म हाउसों को चेक किया जाएगा। दोपहर हो रही है, अंधेरा होने तक सारे फार्म हाउसों को चेक नहीं किया जा सकेगा। तो रात को हर तरफ पहरा लगा देंगे कि रात को वो लोग निकल कर जाना चाहें तो निकल ना सके। हम अंधेरा होने तक सब फार्म हाउसों को चेक कर लेंगे सर। 3-3 पुलिस वालों की टुकड़ियां बनाएंगे, सब हथियारबंद होंगे। इस प्रकार हमारे पास 8 से 10 टुकड़ियां होंगी, जबकि फार्म हाउस 60 से 70 है। अंधेरा होने से पहले हम उन लोगों को ढूंढ निकालेंगे। अगला दृश्य। दोपहर 1 बजे तक ट्रक के भीतर मौजूद खजाने को बोरों में भर दिया गया था। इस काम में जगमोहन, कमती, तौड़े, हरिराम और बंटी ही लगे थे। वो कुल 31 बोरे बने थे, जिन्हें कि ट्रक के भीतर ही दाएं बाएं की दीवारों के साथ खड़ा कर दिया था। भीतर ठीक सामने बोरों ने ट्रक का आधा हिस्सा घेर लिया था। इसमें से आधे ही तुम्हारे हैं। हरिराम ने दांत फाड़े। क्या करोगे इतनी दौलत का? नशा करूंगा, जगमोहन मुस्कुराया। क्या? हरिराम हैरानी हैरानी से बोला। तुम इतनी दौलत का नशा खरीदोगे? तेरी समझ में नहीं आएगी ये बात। निकलो यहां से, जगमोहन ने कहा और बाहर कूद गया। वो सब बाहर आए। जगमोहन ने ट्रक का पिछला दरवाजा बंद किया। वो भीतर पहुंचे। मुझे तो भूख लगी है, कुछ खा लिया जाए, बंटी ने कहा। खा ले, गाड़े ने कहा। फिर तुम लोगों को खड्डा खोदना है, कुदाल और फावड़े मैं दे देता हूँ। सब काम हमसे ही कराओगे साहब जी, कमती बोला। तुम लोगों को मजदूरी का ही करोड़ों रुपया मिल रहा है, गाड़े हंसा। जगमोहन ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। कल के खाने का सामान नहीं है, रात को बाहर जाकर ले आना। कल बोतलें लेने गए थे, कह देते तभी ले आते, कमती ने कहा। वो सब कुछ ना कुछ खाने में व्यस्त हो गए। टीवी चल रहा था। देवराज चांद की निगाह टीवी पर थी। जगमोहन देवराज चांद के पास खिसक आया। 31 बोरों में माल आया है, जगमोहन ने कहा। तगड़ा माल है, गाड़े मुस्कुरा कर कह उठा। 16 बोरे हम लेंगे, जगमोहन बोला। 15, 16, जगमोहन पुनः बोला। ज्यादा माल लेना चाहते हो? वैसे तुम्हारे 15.5 बनते हैं, पर कोई बात नहीं, 16 ले लो, गाड़े मुस्कुराया। जगमोहन ने देवराज चांद से कहा। हमें चलने का कोई इंतजाम करना चाहिए। बड़े टेम्पू की जरूरत पड़ेगी, बिना ड्राइवर का टेम्पू, देवराज चांद ने कहा। ऊपर डालने के लिए तिरपाल भी चाहिए। टेम्पू चोरी का होना चाहिए। मैं कहीं से टेम्पू लेकर आता हूँ। इतनी मोटी बोरियां टेम्पू में ला देंगे कैसे? उन्हें तो हिला पाना भी कठिन है, जगमोहन बोला। टेम्पो को ट्रक के पिछले हिस्से से जोड़ दिया जाएगा, बोरियां सरका कर टेम्पो में डाल दी जाएंगी। मैं टेम्पो लाऊं? जगमोहन बोला। बाहर अब खतरा बढ़ चुका होगा, हमारी तस्वीरें टीवी पर बार बार दिखाई। कहते कहते देवराज चांद ठिठक गया। टीवी पर उसी पल ब्रेकिंग न्यूज आई और पीछे से रिपोर्टर की आवाज आने लगी। खजाने पर हुई डकैती के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। पुलिस को डकैती करने वालों के सुराग मिल गए हैं। वो सब लोग ट्रक के साथ खंडाला रोड पर। सबके कानों में ये शब्द पिघले शीशे के समान उतर रहे थे। चेहरों के रंग फक पड़ गए थे। एकदम सन्नाटा आ ठहरा था वहां। टीवी की आवाज ही गूंज रही थी।
अब पुलिस वहां पर स्थित उन फार्म हाउसों की तलाशी लेने जा रही है और पुलिस को आशा है कि शाम का अंधेरा होने तक वो सब फार्म हाउसों को चेक कर लेंगे और उन डकैतों को भी पकड़ लेंगे। कल रात खंडाला हाईवे पर मौजूद शराब की दुकान से उन्होंने 4 बोतलें खरीदी। अपने खाने पीने का सामान भी वो दुकानों से ही ले रहे हैं। ऐसे ही एक दुकानदार को से आपको मिलवाते हैं जिसका दावा है कि जगमोहन नाम के डकैत ने उसकी दुकान से काफी सारे बर्गर सैंडविच। उसी पल देवराज चौहान ने टीवी बंद कर दिया। सब अपनी जगह पर मूर्ति की तरह मौजूद थे। पुलिस फार्म हाउसों की तलाशी लेने जा रही है। रोशन गाड़े के होंठों से फटा स्वर निकला। हम खतरे में हैं। हरिराम के चेहरे पर पसीना दिखने लगा। वो हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। कमती ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। बाहर काफी ज्यादा पुलिस होगी। शिवलाल तौड़े एकाएक बहुत परेशान दिखने लगा। जगमोहन ने देवराज चांद को देखकर गंभीर स्वर में कहा, हम फंसने जा रहे हैं। हैरानी है कि पुलिस यहां तक पहुंच कैसे गई। गाड़ी अभी तक हक्का बक्का था। बताया तो है, जगमोहन ने कहा। पास के गांव जाकर मैंने बोरियां खरीदी कबाड़ी की दुकान से। ये कल की बात है। दुकान वाले ने मुझे पहचान लिया होगा। पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने हमारी तस्वीरें दिखाकर आसपास की अन्य जगहों पर पूछताछ की तो सब कुछ पुलिस के सामने आ गया। इसमें हमारी क्या गलती? कमती बोला। हम तो सामान लेने ही बाहर गए थे। गलती हमारी ये रही, देवराज चांद उठते बोला, कि हमें जरूरत का सामान पहले ही भर लेना चाहिए था। परंतु हमारी उस समय की व्यस्तता ने हमें ये बात भुला दी और अब बुरे हालात सामने आ रहे हैं। सबकी निगाह देवराज चांद पर जा टिकी। देवराज चांद गंभीर दिखा और चेहरे पर सख्ती थी। "अ- अब क्या होगा?" रोशन गाड़े के माथे पर पसीना चमक उठा। हम तो खुद को कितना सुरक्षित समझ रहे थे, परंतु बाहर इलाके में तो पुलिस फैली है। वो यहाँ के फार्म हाउसों की तलाशी लेने जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ऐसे मौके पर पुलिस कैसे काम करती है। पहले वो पूरे इलाके में घेरा डलवा देंगे। उसके बाद पुलिस की कई टुकड़ियां फार्म हाउसों की तलाशी लेने पर लग जाएंगी। सबके पास हथियार होंगे। हम बच नहीं सकते। सबके चेहरों पर हवाइयां सी उड़ रही थी। जगमोहन के दांत भिज चुके थे। पुलिस कभी भी यहां पहुंच सकती है। तौड़े ने थके स्वर में कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ करो देवराज चौहान। गाड़े पागलों की तरह चीखा। हम गिरफ्तार नहीं होना चाहते। वो हम सबको पहचानते हैं। देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। उनके पास हमारी तस्वीरें हैं। हमें किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो हम में से ना हो, जो पुलिस के आने पर पुलिस से बात कर। पागल हो? गाड़े चीखा। अब ऐसा आदमी हमें कहां से मिलेगा? पुलिस फार्म हाउसों की तलाशी लेना कभी भी शुरू कर। ऐसा करने से पहले पुलिस को भी अपनी तैयारी करने में वक्त लगेगा। पुलिस जानती है कि उनका सामना खतरनाक लोगों से है। ये काम शुरू करने के लिए उन्हें भी वक्त चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो? क्या कुछ करने वाले हो? जगमोहन बोला। बचने की एक कोशिश करूंगा। कैसे? गाड़े का पूरा चेहरा पसीने से भरने लगा था। अपने किसी खास आदमी को यहां बुलाने जा रहा हूं। अगर वो वक्त पर पहुंच गया तो शायद हम बच जाएं। परंतु तुम लोग शांति और सब्र के साथ टिके रहो। चीखने या घबराने से नुकसान के अलावा हाथ कुछ नहीं आएगा। एकदम शांत हो जाओ। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने टीवी चला दिया। आवाज धीमी कर दी। चुपचाप बैठकर टीवी देखो। इससे पता चलता रहेगा कि पुलिस क्या कर रही है। मैं अपना काम करने की कोशिश। हम बच जाएंगे देवराज चौहान? हरिराम की आवाज में कंपन था। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, फिर भी मैं कोशिश तो कर ही रहा हूं। पास खड़े जगमोहन ने आहिस्ता से बोला, तुम किसे बुलाने जा रहे हो? सोहनलाल। देवराज चांद ने धीमे स्वर में कहा और जोब जेब से मोबाइल निकालता दूसरे कमरे में चला गया। टीवी पर उनसे वास्ता रखती बातें बताई जा रही थी। अगला दृश्य। मेरी बात ध्यान से सुनो सोहनलाल। मेरे पास वक्त बहुत कम है। देवराज चौहान गंभीर स्वर में कह रहा था मोबाइल पर। मैं कहा हूं, ये सुन लो। बाहर पुलिस फैली हुई है। वो कभी भी यहाँ के फार्म हाउसों की तलाशी लेना शुरू कर देंगे और हम तक पहुंच जाएंगे। तब कुछ भी हो सकता है। वो लोग हमें गिरफ्तार भी कर सकते हैं और शूट भी कर सकते हैं। ये उस समय की स्थिति पर निर्भर होगा। पुलिस वालों के बीच वानखेड़े भी शामिल है। मैंने उसे टीवी पर देखा है। तुम्हें फौरन यहाँ पहुंचना है, लेकिन मेकअप में।
हो सकता है वानखेड़े से तुम्हारा सामना हो जाए। तुम एक टेम्पू में आओगे और उस पर पुराना फर्नीचर लदा होगा। फार्म हाउस की स्थिति समझाने के बाद देवराज चौहान ने कहा, हमारा 7 नंबर का फार्म हाउस है। सुनते रहो कि तुमने सब कुछ कैसे करना है। अगर वक्त पर पहुंच गए तो। देवराज चौहान बताता रहा, उधर से सोहनलाल सुनता रहा। 5 मिनट बाद देवराज चौहान ने मोबाइल बंद किया और वापस कमरे में पहुंचा। क्या रहा? गाढ़े फक्स चेहरे से उसे देखता कह उठा, तुमने किसी को बुला लिया है ना? हाँ। वो वक्त पर आ जाएगा? देवराज चौहान ने गाड़े को गंभीर निगाहों से देखा। कहा कुछ नहीं। सब लुटे पुटे से देवराज चौहान को देख रहे थे। देवराज चौहान की निगाह टीवी स्क्रीन पर जा टिकी थी। वहां कुछ पुलिस वालों के साथ खड़ा इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े नजर आ रहा था। बरबस ही देवराज चौहान के गंभीर चेहरे पर मुस्कान थिरक उठी। अगला दृश्य। 1.25 घंटे के बाद वो सोहन लाल ही था जो टेम्पू चला रहा था। टेम्पू के पीछे खुली जगह में फर्नीचर के नाम पर डाइनिंग टेबल, कुर्सियां, सोफा, सेंटर टेबल, पुराना ड्रेसिंग टेबल और पुराना कूलर लगा था। उस पर आधी अधूरी तिरपाल डाल रखी थी। देखने पर वो सामान पूरा नजर आ रहा था। कुछ ऊंची आवाज में टेम्पो का टेप चला रखा था और उस पर पंजाबी गाने चल रहे थे। सोहनलाल इस वक्त पूरी तरह मेकअप में था। उसने सिर पर 4 खानों वाला लाल रंग का साफा लपेट रखा था। चेहरे पर सफेद काले बालों की दाढ़ी मूछें लगा रखी थी और गाल पर काले रंग का एक मस्सा चिपका रखा था। आंखों पर प्लेन शीशे का चश्मा था। यूं देखने पर वो नजर का चश्मा लगता था। चेहरे पर दाढ़ी बेतरतीबी से फैली हुई थी, जैसा कि अक्सर ट्रक ड्राइवरों की होती है। शरीर पर स्लेटी रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जो कि मैला सा हो रहा था। पाँव में चप्पलें थी। उसने उसे एक ही निगाह में पहचानना आसान नहीं था कि वो सोहन लाल है। टेम्पो के टेप पर पंजाबी गाना तेरे गोरे चेहरे पर काला चश्मा जचदा है चल रहा था। खंडाला रोड पर उसका टेम्पो दौड़ा जा रहा था। फिर वो वक्त भी आया है जब उसने टेम्पो को हाईवे से कच्चे रास्ते पर उतारा और मध्यम सी गति से फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगा। आसपास यहाँ वहां पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे। टेप पर गाना चल रहा था कुछ ऊंची आवाज में कि तेरे गोरे चेहरे पर काला चश्मा जचदानी। यही वो वक्त था जब पुलिस वालों ने अपनी तैयारी के साथ फार्म हाउसों की तलाशी शुरू कर दी थी। बजते गाने के साथ टेम्पो चलाता सोहनलाल अपना सिर भी हिलाया जा रहा था। अगला दृश्य। वानखेड़े ने पुलिस वालों की 9 टुकड़ियां बनाई थी। फार्म हाउसों की तलाशी लेने के लिए नौवीं टुकड़ी वो खुद 9वीं टुकड़ी में वो खुद था। 2 पुलिस वाले हथियार लिए उसके साथ थे। हर टुकड़ी के 7-8 हर टुकड़ी के हिस्से 7-8 फार्म हाउस आ रहे थे। यानी कि 1 घंटे के भीतर सब फार्म हाउस देख लिए जाने थे। वानखेड़े को पूरा भरोसा था कि वो लोग ट्रक के साथ किसी फार्म हाउस में ही है। तब वानखेड़े ने अपने हिस्से का एक फार्म हाउस चेक करके बाहर निकला ही था कि पीछे से उसे टेम्पो आता दिखा तो ठिठक गया। उसके साथ मौजूद दोनों पुलिस वाले भी रुके। टेम्पो पास आ गया था। अब टेम्पो की टेप पर चंडीगढ़ जाके करे आशिकी वाला पंजाबी गाना बज रहा था। वानखेड़े उस कच्ची सड़क के बीच खड़ा हो गया। आता टेम्पू 10 कदम पहले रुका और सोनलाल खुली खिड़की से सिर निकालकर ऊंचे स्वर में बोला, साहब जी नमस्कार। उसकी आवाज काफी हद तक बदली हुई थी। वानखेड़े ने दोनों पुलिस वालों से कहा, टेम्पू में देखो क्या है। इसके साथ ही वानखेड़े टेम्पू के ड्राइविंग डोर की तरफ बढ़ गया। दोनों पुलिस वालों ने फौरन टेम्पू के पीछे की तरफ चल पड़े। क्या बात है साहब जी? वानखेड़े के करीब आते ही सोहनलाल ने दांत फाड़ दिए। आज तो यहाँ बहुत पुलिस है। मैं कल यहाँ आया था तो सब ठीक थी। कोई गड़बड़ थी हो गई क्या? गाने बंद करो, वानखेड़े ने कहा। सोहनलाल ने फौरन टेप बंद कर दिया। वानखेड़े से बोला, हुकुम साहब जी। कहाँ जा रहे हो? 7 नंबर फार्म हाउस में साहब जी। मालिक तो मुंबई में रहते हैं, मैं वहीं से आ रहा हूँ पुराना पुराना फर्नीचर लेकर। मालिक ने कहा, त्रिलोचन सिंह मेरे फार्म हाउस की साफ सफाई करा दो और पुराना फर्नीचर फार्म हाउस पर पहुंचा दो तो तुम्हें 5,000 दूंगा। बस फिर क्या था साहब जी। मैंने फार्म हाउस की चाबी ली और कल सारा दिन लगाकर फार्म हाउस साफ करा दिया। आज सामान लेकर आया, 5,000 कमा लिए। मुंबई से यहाँ आने जाने में 100-200 का सीएनजी लगनी है, मुफ्त में 5,000 कमा लिए। यहाँ ऐसा कौन सा रोज रोज काम मिलता है। आज तो पूरी बोतल खाली
तभी दोनों पुलिसमैन वानखेड़े के पास पहुंचे। टेम्पो में पुराना फर्नीचर है सर, एक पुलिसमैन ने कहा। तुम कल भी इसी इलाके में थे? 7 नंबर फार्म हाउस में था साहब जी, वहां की सफाई कर रहा था। तुमने यहाँ किसी ट्रक को देखा है? कुछ संदिग्ध लोगों को देखा है कहीं किसी फार्म हाउस में? नहीं साहब जी, मैंने तो नहीं देखा, पर बात क्या है? तुम जाओ, वानखेड़े ने दोनों पुलिसमैनों से कहा। चलो। पर साहब जी, यहाँ हुआ क्या है? सोनलाल कह उठा। पुलिसमैनों के साथ आगे बढ़ते वानखेड़े ने कहा, यहाँ पर संदिग्ध लोगों को देखो तो फौरन पुलिस को बताना। कहते हुए वानखेड़े आगे निकल गया। सोहनलाल संभला सा बैठा वानखेड़े को जाते देखता रहा। देखते ही देखते वो आगे वाले फार्म हाउस के गेट पर जा पहुंचे थे। सोहनलाल ने गहरी सांस ली और बड़बड़ा उठा, बच गया सोहनलाल। वानखेड़े ने अगर तेरे को पहचान लिया होता तो तेरा काम हो जाना था आज। सोहनलाल ने टेम्पो के टेप को ऑन किया। गाने फिर से बजने लगे। सोहनलाल ने टेम्पो आगे बढ़ा दिया। वानखेड़े दोनों पुलिस वालों के साथ सामने के फार्म हाउस में प्रवेश कर रहा था। सोहनलाल मध्यम गति से टेम्पो आगे बढ़ाता रहा, साथ ही साथ फार्म हाउसों के बाहर लिखे नंबर भी पढ़ता जा रहा था। किसी के बाहर नंबर लिखा था तो किसी पर नहीं। सोहनलाल ने मोबाइल निकाला और देवराज चांद का फोन नंबर लगाकर मोबाइल कान से लगा लिया। यदा कदा पुलिस वाले भी दिख जाते थे। सोहनलाल, देवराज चांद की गंभीर आवाज कानों में पड़ी। मैं यहाँ आ गया हूँ। 7 नंबर फार्म हाउस किधर पड़ता है, रास्ता बताओ। हाईवे से जो कच्चा कच्चा रास्ता आता है, मैं उसी रास्ते पर हूँ। आगे जाकर वो रास्ता दाएं बाएं दो तरफ बढ़ जाता है। तुमने दाईं तरफ मुड़ना है और वहां से दूसरा फार्म हाउस दाईं तरफ ही 7 नंबर है। बाहर गेट के पास नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। पुलिस वाले फार्म हाउसों की तलाशी ले रहे हैं। तगड़ी पुलिस है, तुम सब खतरे में हो। तुम जल्दी पहुंचो, अब आगे सब कुछ तुमने ही संभालना है। पहुंचा, सोहनलाल ने कहकर मोबाइल जेब में डाला और टेम्पो की रफ्तार कुछ बढ़ा दी। चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड को मैं जानबूझकर यहीं रोक रहा हूं ताकि जो एक्साइटमेंट है वो बनी रहे। अब इस कहानी में कुल 30 एक पन्ने और बचे हैं। तो अगला एपिसोड जो है वो हमारा इस कहानी का आखिरी एपिसोड होगा, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे देवराज चौहान अगर बचता है तो कैसे बच पाता है। वानखेड़े क्या बेवकूफ बन जाएगा? क्या जगमोहन, देवराज चौहान सोनलाल के साथ निकल जाएंगे और वो बाकी सब बच जाएंगे? या फिर वो जो तीसरा आदमी है, वो जो शिवलाल तौड़े को पीछे से कंट्रोल कर रहा है, वो अपना कोई खेल करेगा? ये सब सुनने के लिए अगले एपिसोड तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आपका दोस्त, आपका भाई विक्रम आपसे रिक्वेस्ट करता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।